नमस्कार, सुनील पंडित नाम है मेरा और द उदयपुर अपडेट्स में आज आप ये मेरे हाथ में एक बुक देख रहे हैं, एक किताब देख रहे हैं। इस किताब की मेरे हिसाब से मेवाड़ में जो मान्यता हैं वो कई पुरानी मान्यता हैं और कहीं इसका जुड़ाव हमारे नाना नानी, हमारे दादा दादी उनसे हो सकता है। और फेसबुक पर, यूट्यूब पे बहुत सारे लोग बालकारी पोथी इस पुस्तक को जानने के लिए मुझे कमेंट्स कर रहे थे, मुझे ये पूछ रहे थे कि ये किताब मिलेगी कहाँ। तो असल में सच बताएं तो ये हमें भी नहीं पता था कि ये पुस्तक मिलेगी कहाँ। आज शाम को मैंने श्री कृष्ण जुगनू जी सर को फ़ोन किया कि मैं ये किताब को पाना चाहता हूँ, तो उन्होंने सर का एड्रेस दिया। सर के लिए कहा कि भाई सर बड़े बाबूजी हजूर चतुर सिंह जी महाराज के एक शिष्य हैं और सर का जो प्रेम है, सर की जो व्यक्तित्व है इतना महान है कि हमें हमारे सारे कार्य छोड़ के सर के पास आना पड़ा। और जब हम यहाँ आए तो कई सारी हमें जानकारी मिली। पहली जानकारी हमें ये मिली कि सर इंग्लिश में लिखते हैं। बाबूजी की जितनी सारी चीज़ें आप फेसबुक, यूट्यूब या विकीपीडिया पर देखेंगे इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हुए, तो सर ने ही किए। और अभी रिसेंटली ये बालकारी पोथी जो किताब है वो सर के ही सानिध्य में इसका तृतीय संस्करण प्रकाशित हुआ है। तो सर का जो मैं एक छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ। सर का नाम है प्रोफेसर पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत साहब हैं और करजाली ठिकाने से बिलोंग करते हैं सर। और कह सकते हैं कि सर के एक भूवैज्ञानिक हैं जो नेचुरल साइंस को या जो प्राकृतिक विज्ञान है उसको लेकर कई तरह के काम करते हैं। और हम आपको बारी बारी से इस वीडियो में बताएंगे कि सर और बाबूजी हजूर का जो जुड़ाव है वो किस तरह से है और सर बाबूजी की जो चीज़ों को, बाबूजी की लिखी हुई किताबों को किस तरह प्रमोट कर रहे हैं। तो सर सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि सर आप पधारे। आप इस किताब के बारे में सबसे पहले जाने, फिर आपके बारे में बताएं। इस किताब के बताने से पहले मैं ये बताऊंगा कि मैं बाबूजी चतुर सिंह जी वैसे तो हमारे परिवार के ही हैं, ये भी करजली परिवार से ही बिलोंग करते हैं। हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर के अंकल थे, चाचा थे। ये 4 भाई थे, तो सबसे छोटे भाई ये थे। और हमारे दादा के जो दादा थे उनके ये वंशज हैं। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे भजन, दोहे वगैरह लिखे हैं जो कि घर घर में गाए जाते हैं। लेकिन आज के संदर्भ में जब अपने न्यू एजुकेशनल नेशनल पॉलिसी आई NEP 2020, उसमें ये है कि भाई मातृभाषा में बच्चे को पढ़ाया जाए तो वो अच्छा है। जब मैंने ये बालका की पोथी उनकी एक है तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि जो आदमी सांख्य फिलॉसफी, गीता, रामायण ऐसी पे बात लिखता है, उसने उस ज़माने में आज से 100 वर्ष पूर्व उन्होंने ये लिखा कि भाई बच्चे को अपनी मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए, जिसको आजकल बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, कि बच्चा एकदम पढ़े वो अपनी मातृभाषा में पढ़े और आगे बढ़े, तो वो अच्छा है। ये कंसेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन क्योंकि पुरानी पोथी थी, वो काफ़ी उस ज़माने के हिसाब से बनी हुई थी, तो फिर इसको हमने पूरा सुधारा किया, जिसमें मैंने डॉक्टर जुगनू जी का भी मदद ली और इसको थोड़ा इम्प्रूव करके 2-3 जो अक्षर हैं बदल गए हैं। जैसे न पहले अलग तरह से लिखा जाता था, अब अलग तरह से लिखा जाता है। तो आज के संदर्भ में ये बाबूजी ने उस टाइम भी कहा था कि आगे सुधारो करता रहिजो। और द्वितीय संस्करण, पहला संस्करण तो बाबूजी ने खुद छपवाया था, दूसरा संस्करण बाद में छपा था, दशौरा जी ने छपाया। तो उसमें उन्होंने कहा कि साहब इसमें कुछ सुधार की आवश्यकता है, उन्होंने भी उसमें लिखा था। लेकिन अब भी हमने जैसा कि बाबूजी का है वही छाप रहे हैं। तो आगे वाले तृतीय संस्करण में आप इसका सुधारा करेंगे, वो कभी हुआ ही नहीं। तो वो अब इस साल बाबूजी का आत्म साक्षात्कार शताब्दी वर्ष है। आज से 100 वर्ष पूर्व उनको आत्म साक्षात्कार हुआ,
तो इस अवसर पर मैंने सोचा कि अच्छा मौका है, तो अभी ये छपवाया। इसमें सारे ये जो चित्र वगैरह ये थे सारे बदल दिए, और वो चीज़ इस जगह हमने नोट लगा दिया कि इसमें हमें ओरिजिनल बाबूजी का जो था, रचयिता थे इसके, उनकी अनुमति है। और बाद में लोगों ने भी, भाषाविद जो थे उन्होंने इस पर किया है। तो ऐसी अभी छपवा के हमने धर्म नारायण जी जोशी जो मावली के विधायक हैं उन्हें अनुरोध किया। मुझे खुशी है कि उन्होंने 200 इसकी प्रतियां वहाँ सब विधायकों को देने को कहा है। और एक उनके पास हर विधायक का लाड स्कीम, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम होता है, जिसमें सरकार उनको हर एमएलए को 1-2 करोड़ रुपए देती है। तो हमने कहा कि उस स्कीम में से 5-15 हज़ार रुपये निकाल के अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के बच्चों को स्कूल में ऐसी छपा के दी जाए तो अच्छा भाषा का भी महत्व बढ़ेगा। जी, बड़ी अच्छी पहल है सर। जो है सिर्फ बाबूजी जो चतुर सिंह जी महाराज की किताबों को लेकर ही पहल नहीं करते हैं सर। जो है मेवाड़ की बहुत सारी जो महत्व रखने वाली जो ऐतिहासिक स्थल हैं उनको भी लेकर सर बड़ा अच्छा काम करते हैं। मैं इस खुशी के मौके पर एक सर से जो हमारा मिलन हुआ और मुझे किताब मिली है, साथ ही बाबूजी जो चतुर सिंह जी महाराज की 100वीं आत्म साक्षात्कार दिवस हम मना रहे हैं। तो मुझे एक सर अभी रिसेंटली मालवा के ठाकुर साहब, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। मैंने उनके आत्म साक्षात्कार स्थल पर एक आर्टिकल लिखा था। उन्होंने मुझे 3 दोहे गिफ्ट किए थे। उन्होंने कहा कि मैं ये दोहे ऐसे व्यक्ति को देना चाह रहा हूँ जो अप्रकाशित है। तो पहला दोहा बाबूजी उन्होंने बताया था मुझे, जो अप्रकाशित है, कहीं प्रकाशित किया हुआ नहीं है। और वो चूँकि मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि सर आप इन दोहों को भी कहीं न कहीं जगह मेरे हिसाब से दें। तो उन्होंने सर पहला दोहा ये लिखा था कि जो नौवा गांव है, नौवा और चित्तौड़गढ़, उनको लेकर इन्होंने कहा कि भाई किण विद दोऊं भेद करूं, किण विद दोऊं भेद करूं, चतुरगढ़ नौवा गांव। मैं इस नौवा गांव और उस मीरा के चित्तौड़ में कैसे भेद कर पाऊँ? मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ कि इन दोनों में भेद क्या है। तो वो लिखते हैं कि किण विद दोऊं भेद करूं, चतुरगढ़ नौवा गांव और मीरा रा गिरधर उठे, अठे चतुर्रा राम। लवली। उन्होंने कहा कि मैं इस मेवाड़ की इस भूमि में जो 2 ऐतिहासिक स्थल हैं उनको मैं भेद ही नहीं कर पा रहा हूँ और एक शब्दों तक पहुँच ही नहीं पा रहा हूँ कि मैं इन दोनों का कैसे विभाजन करूँ। बढ़िया, बहुत ही उत्तम है ये। तो अब हम आगे एक आपसे मैं इस छोटी सी मुलाकात में मैं तीनों दोहों आपके सामने बारी बारी से पेश करूंगा जो मुझे मालवा के ठाकुर साहब ने बताया। अब सर मैं एक बात ये जानना चाहता हूँ, जो सबसे बड़ी एक विडंबना कह सकते हैं या हमारा अज्ञान कह सकते हैं सर। अज्ञान इसलिए कह सकते हैं कि हम कक्को केवड़ियो, खक्को खाजरो, ये जब पढ़ते थे तो हमें लगता था सर कि ये हमारे बाप दादाओं की या हमारे नाना नानी की एक विशेष तरह की पढ़ाई है और वो इसी विशेष पढ़ाई से पढ़ते थे। लेकिन जब अब हम बाबूजी हजूर चतुर सिंह जी से मुखातिब हुए तो हमें लगा कि ये तो बाबूजी ने लिखा है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? नहीं, यही जैसे मैंने पहले कहा कि उन्होंने उस टाइम में सांख्य फिलोसॉफी, गीता, रामायण वगैरह सब किया, लेकिन एक बच्चे को क्या करना चाहिए पढ़ने के लिए, उसकी ये रचना की। तो इसको आप अपने एक स्कूल शिक्षक अध्यापक के हिसाब से आप देखेंगे तो इसमें बच्चा पढ़ने के लिए जो बोलते हैं कैसे बोलेगा वो, तो कक्को केवलियो खक्को खाजरो करके वो एक ऐसा पोइट्री जिसको राइमिंग कहते हैं ना, जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, उस तरह से इन्होंने भी वो बनाए थे। तो सारे अल्फ़ाबेट्स सीखने का हो गया। फिर आगे जाके गुरुजी की वंदना है, बहुत बढ़िया।
फिर आप देखिए उससे सबसे बड़ी बात यह है कि बेना भणवा चाल, उस टाइम विमेन एजुकेशन, रतन घर आगे तर्ज पर। हाँ। रतन घर आ वो तो बहुत बाद में बना, पहले गुरुदेव ने लिख दिया। तो ये बेना भणवा चाल, तो वो हमारे जो करजली शिवरीति परिवार की जो बच्चियाँ थी उनको वो कहते थे, और लक्ष्मी कुमारी चुंडावत ने लिखा, वो भी हमारे रिश्ते में थी। तो वो हम छोटे बच्चे थे, आते थे घर बन चलो बनाई करो, तो उन्होंने उसको महत्व दिया कि भाई चतुर सिंह जी बाबूजी ने हमें कहा कि पढ़ाई करो, इसलिए हम उनसे प्रभावित होकर आगे पढ़ाई करें। सर एक ये है कि सर बाबूजी जो चतुर सिंह जी महाराज का जो जुड़ाव करजली ठिकाने से है, इसको जानना चाहते हैं लोग। कई बार इसमें नहीं कर पाते हैं क्योंकि गुरुदेव का जो स्थान है महाराणा प्रताप के बाद में द्वितीय स्थान शायद, मेरे हिसाब से जो मेरा ज्ञान है, अल्प ज्ञान है, उस हिसाब से कि महाराणा प्रताप के बाद द्वितीय ऐसी विभूति है जिन्होंने मेवाड़ का नाम रोशन किया। बहुत है विभूति है, लेकिन इसमें आसानी से समझने की बात यह है कि महाराणा फतेह सिंह जी को सब जानते हैं। जी जी। उनके बड़े भाई सूरत सिंह जी थे, वो करजली परिवार के थे, और सूरत सिंह जी के 4 पुत्र थे जी। ये उनमें से सबसे छोटे पुत्र थे। तो एक तरह से कह दीजिए महाराणा फतेह सिंह जी के भतीजे हुए ये, और ये करजली की हवेली में रहते थे। और करजली की जैसा उस जमाने में था कि भाइयों को जागीर मिलती थी, तो इनको सुखेर और नौवा की जागीर मिली थी। अच्छा। लेकिन क्योंकि इनके पुत्र नहीं हुआ, एक पुत्री हुई और उसका भी इनके जीते जी देहावसान हो गया था, तो एक वैराग्य का मानते हैं कि वो भी एक कारण था। तो सुखेर में भी ये विरासते तो ज़्यादातर करजली की हवेली मोती चोटा में है, वहाँ रहते थे अपने परिवार के साथ, जैसा कि उस टाइम था, सब जॉइंट फैमिली में ही रहते थे। और कभी कभार अलग रहने के हिसाब से सुखेर हवा मंगली है वहाँ पधार जाते थे, या फिर नौवा पधार जाते थे। तो फिर नौवा में जाके जो आत्म साक्षात्कार हुआ था वो फिर वो एक सर एक ये भी है कि करजली ठिकाने का जो स्थान है मेवाड़ में बड़ा एक पूजनीय रहा है कि उसकी एक अलग ही महत्ता है करजली ठिकाने की। सर उस पर थोड़ा सा हम संक्षिप्त में मैं बता दूं, महाराणा संग्राम सिंह जी के 4 पुत्र थे। जी सर। तो सबसे बड़े पुत्र जगत सिंह जी थे, जो कि आगे जाके महाराणा बने। उनसे छोटे 2 नंबर के नाथ सिंह जी थे, उनको बागोर की जागीर मिली और वो बागोर की हवेली मिली उनको। तीसरे नंबर पुत्र थे बाघ सिंह जी, जो कि आप ये है बाघ सिंह जी, उनके तीसरे पुत्र थे, उनको करजली की जागीर मिली। और चौथे पुत्र अर्जुन सिंह जी थे, उनको शिवरीति की जागीर मिली। तो संग्राम सिंगोत हो गए ये चारों, जगत सिंह जी, नाथ सिंह जी बागोर, बाघ सिंह जी करजली, अर्जुन सिंह जी शिवरीति। और इन तीनों को अपनी अपनी हवेली मिल गई थी। तो बागोर की हवेली है, मोती चोटा में करजली की हवेली और शिवरीति की हवेली, दोनों पास पास है। और वहाँ से फिर आगे ये परिवार चलता रहा। तो ये संग्राम सिंह जी के समय से। एक ये भी कहते हैं कि सर मेवाड़ में अगर राजा महाराजाओं के पुत्र की प्राप्ति नहीं होती तो करजली ठिकाने या जो शिवरीति ठिकाने से गोद लेने की, पहले तो बागोर से गोद लेते थे जी। तो बागोर से आए महाराणा शंभू सिंह जी, सज्जन सिंह जी, इन सब वहीं से गोद आए थे। फिर आगे जाके वहाँ की थोड़ी पॉलिटिक्स हो गई थी, तो फिर उस समय महाराणा फतेह सिंह जी उस समय के सबसे योग्य माने गए, तो उनका एडॉप्शन हुआ था जी। और फतेह सिंह जी ने एडॉप्शन करके कि भाई बागोर में क्योंकि पॉलिटिक्स बहुत चलती है, तो वो खालसे कर लिया था उन्होंने। तो फिर वो बागोर ख़त्म ही हो गया, वो मेवाड़ में मर्ज हो गया। अच्छा। तो फिर राज परिवार रहा मेवाड़ का, और करजली और शिवरीति परिवार रहे थे जी। फिर आगे जाल के जब महाराणा भोपाल सिंह जी के नहीं हुआ, तो उस जमाने में उस समय के भगवत सिंह जी को वापस गोद लिया था। सर एक इतिहास की बात आई तो अभी हमारे हाथ में एक बुक है जो आपके दिशा निर्देश में प्रकाशित हुई है, और इस मेरे हिसाब से इस किताब का मेवाड़
के इतिहास को बाहर पहुंचाने में काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। सर, एक आर्टिस्ट जो आपके पुराने मित्र हुए हैं, जो यहाँ आए थे उदयपुर को देखने, और कहते हैं कि आपने अभी थोड़ी सी चर्चा में बताया था कि आप वहाँ करणी माता के ये मासला मंगरा आप लेके पधारे थे, और उसी दरमियान वो देखकर जो आपके मित्र हैं इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इस पूरे किताब में उनका चित्र प्रकाशित किया, और जो बाकी जो उसकी डिटेल हैं वो आपने लिखी। आप देख सकते हैं इस तरफ सर का जो नाम इस तरफ नीचे लिखा हुआ है, और इनके जो हिरोशी शिमाज़ाकी नाम के हैं ये जी। ये जापानी है लेकिन कनाडा में जाके बस गए हैं। अच्छा। और कैनेडियन सिटीजनशिप है जी। और हर वर्ष ये दुनिया भर में घूमते रहते हैं जी। तो भारत भी आए जी। और भारत पे भी अलग अलग जगह, ये नहीं कि उदयपुर ही, बूंदी, जयपुर, बनारस, हिमालयाज सब जगह गए हैं और वहाँ की पेंटिंग्स, ये वाटर पेंटिंग्स, कलर पेंटिंग्स करते हैं। जैसे कि वो पीछे देख रहे हैं आप, ये एक्चुअली इस साइज़ की पेंटिंग्स करके ये दुनिया भर में डिस्प्ले करते हैं, एग्जीबिशन करते हैं। फिर इनको जब यहाँ की कुछ चीज़ें देखी जी सर, ऊपर एकलिंगगढ़ से उदयपुर का सारा व्यू देखा इन्होंने, तालाब देखे, फिर सज्जनगढ़ ले गए तो सज्जनगढ़ से सारा अरावली हिल्स और इधर गिरवा वैली और वो देखा, एकलिंग जी, बागदरा, जावर माइंस, उदय सागर, सब जो आसपास की देखे। छोटे अपने घाट भी, उदयपुर के घाट, बनारस के घाट तो सबको पता है, तो उदयपुर के घाट पे भी मैंने लिखा है अपने कितने घाट हैं, क्या है उनके लोकेशन और सारा। तो वो अपने यहाँ के लोगों को वैसे अभी तक पूरा पता नहीं है, तो उनको भी पॉपुलराइज करने के लिए तो घाट है। तो वो जैसे पीछे वो एक है अपने माझी का मंदिर घाट, तो माझी का मंदिर है, घाट है, एक ट्विन मॉन्यूमेंट हो गया। तो ऐसे 32 जगह हमने चयनित की और उनका ये छोटे छोटे 200 शब्दों में उनका डिस्क्रिप्शन, ताकि एक आदमी देख सके। और फिर इनका जैसे सैलियों की बाड़ी हुई, गुला बाग हुआ, सज्जन निवास बाग हुआ, फतेह सागर हुआ, ये आपका माझी का मंदिर है। और 10 दिन तक सिटी पैलेस माणक चौक में इसका एग्जीबिशन हुआ था, तो लोग बाग आए, श्री जी ने वहाँ जगह प्रोवाइड की, इसका फॉरवर्ड भी उन्होंने लिखा था। और इसमें हमारे बारे में भी पुस्तक के बाद के पीछे इन पे ये हिरोशी शिमाज़ाकी क्या हैं उसके, और मेरे बारे में भी उन्होंने सारा क्या है। तो ये सारा इसमें दिया है ताकि एक आदमी फ़ोटो देख के यहाँ के बारे में जान सके, बड़े स्तर पर, विदेशों में भी। सर, दूसरा दोहा मैं आपको पेश करना चाहता हूँ सर। जरूर बताइए, क्योंकि उनके तो इतने ज़्यादा हैं कि कोई उसका पार ही नहीं। लेकिन 3 दोहे अप्रकाशित है। हाँ, नहीं ये बताइए। कोई बड़ी कहीं जगह प्रकाशित नहीं हुआ। ये मैं भी लिख लूँगा। जी सर, मैं आपको बड़े मेरा ये सौभाग्य होगा। सर जो हैं भूवैज्ञानिक हैं और इन्होंने कई अवसर सिर्फ मेवाड़ की चीज़ों को प्रमोट करने के लिए और इस सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने के लिए कई सारे अवसर खुद ने छोड़ा। ऐसे कई अवसर आए थे सर, आप उसमें नौकरी भी कर सकते थे, पैसा भी कमा सकते हैं, लेकिन आपने सिर्फ इस मेवाड़ की मिट्टी के लिए आपने सोचा कि नहीं यार, अब मेरा जो बाकी का जो जीवन है इस सार्थकता में है। तो आपकी सार्थकता पे बाबूजी ने एक दोहा लिखा सर कि सूखा सूखा चुने सामठा। बाबूजी ने लिखा कि आपके व्यक्तित्व को आप अगर साकार नहीं कर पाए, ये उस दूसरे दोहे में, अलिखित दोहे में जो अभी प्रकाशित नहीं हुआ, वो दूसरे दोहे में ये शामिल है। बाबूजी ने कहा कि आपके पास अवसर है और आपने अवसर को, इस व्यक्तित्व को उस अवसर में नहीं डाला तो क्या होगा। बाबूजी ने लिखा कि सूखा सूखा चुने सामठा और सूपे काचा घोड़। हम कितना भी बोल देंगे भाई मैं तो बड़े बड़े अच्छी क्वालिटी के कपड़े पहनता हूँ, अच्छे होटलों में खाना खाता हूँ, तुम कितना भी कर लो, लेकिन अंत समय ये आएगा कि उस अशोकनगर घाट में बड़े बड़े सामठा, सूखा सूखा चुड़े सामठा और सूपे काचा घोड़, हम कहेंगे कि हम तो ये जो है सूखे मेवे के सिवाय हम कुछ खाते हैं, ड्राइड फ्रूट्स के अलावा कुछ खाते ही नहीं।
तुम कितने भी ड्राइड फ्रूट्स खा लो, लेकिन लास्ट में जो सूप पे काचा गोल किसको कहा है? जो वो आटे का घोल, वो अच्छा, पिंड बनाते हैं, उनको प्रतीक मान के बाबूजी ने कहा कि सूखा सूखा चुने सामठा और सूप पे काचा घोल, और वो दन कदी न भूलनो लाल रंगरी लोल। वो लाल रंग जो है उस चिता में से उठता हुआ लाल रंग की लोल है, इस लोल को कभी मत भूलना। और हे मनुष्य, तुम इस धरती पे आया है। तो बाबूजी ने ये बालकारी पोथी, ये सारा चीज़ें उस मेंटालिटी पे जाके सोच के उन्होंने सर ये सारी चीज़ें की है। बहुत बढ़िया लगा। अब एक सर तीसरा क्या है? तीसरा भी मैं आपको सुना ही देता हूँ। तीसरा भी बड़ा रोचक है। मालवा के ठाकुर साहब हुए थे, वो आपके जैसे सर इन सारी किताबों से प्रभावित थे। बाबूजी कुछ भी लिखते थे तो उस ज़माने में मालवा से एक चिट्ठी आती थी बाबूजी के पास में, और वो उन चिट्ठियों को पढ़कर और उनका जवाब ऐसे नहीं देते थे, क्योंकि उस चिट्ठी में बाबूजी के लिए इतना कुछ लिखा हुआ होता था, इतनी प्रशंसा में इतना गुणगान लिखा होता था। और बाबूजी आपकी तरह, आपके व्यक्तित्व की तरह, जैसे मैं ये सोच सकता हूँ कि मैं एक छोटा सा बालक हूँ और मेरे में अल्प ज्ञान है और आप इतना है, मैं आपकी इतनी प्रशंसा करूँगा तो भी आप उस प्रशंसा के तौर पे नहीं लेंगे। मालवा के जो ठाकुर साहब थे शिव सिंह जी, वो बाबूजी हजूर चतुर सिंह जी महाराज की प्रशंसा में लिखते थे। और फिर उन्होंने एक दिन बाबूजी ने कहा कि यार वाकई में ये बंदा जो है कहीं न कहीं उनके दिल में मेरे प्रति कुछ न कुछ आस्था है, मुझे ऐसे ही उनको नहीं करना चाहिए। तो बाबूजी ने एक दोहा लिखा कि आक धतूरा अणरुचा, आक धतूरा अणरुचा, और कोई न करे कबूल। आकड़ा धतूरा, उसमें खुशबू नहीं होते और उनको कोई कबूल नहीं करता। आप किसी को दे दोगे तो आप बोलोगे अरे यार ये क्या बेवकूफ़ी है। तो उन्होंने लिखा कि आक धतूरा अणरुचा और कोई न करे कबूल, और एक शिव सदा रुचे और वना सुगंधरा फूल। उन्होंने कहा शिव सिंह जी मैंने तो आगड़ा धतूरे लिखे हैं और आपको आगड़े धतूरे में भी मेरी महानता छलकती है ना, तो आप शिव हो जो आग धतूरे पीने वाले। भगवान शिव से उनकी तुलना की। आप देखो ये एक मेवाड़ का एक महान व्यक्तित्व वाला व्यक्ति ही कर सकता है, जो एक छोटे से एक प्रशंसा करने वाले को उन्होंने शिव की उपाधि देख के अपने आप को आग धतूरे समान समझा। बहुत बढ़िया। तो ये है सर। और कुछ अगर आप कहना चाहें सबसे पहले। हाँ, अब ये प्रश्न आपके दिल में ज़रूर उठेगा कि ये जो बालकारी पोथी है ये मिलेगी कहाँ? ये निःशुल्क है, मेरे पास है, जिसको चाहिए। और मैंने इसकी PDF फाइल भी बना रखी है। जी। तो फेसबुक पे डाल दिया तो लोग बाग वो अपना व्हाट्सएप नंबर भेज देते हैं मुझे मैसेंजर में, मैं उनको PDF फाइल भेज देता हूँ ईमेल से। जी सर। तो मेरा ये इतना सा आपसे दरख्वास्त है, सर के जो नंबर हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर मिलेंगे। सर को आप इतना कीजिए कि एक आप इस किताब को लेकर आपका क्या रिव्यू है, आपको ये किताब चाहिए। और मेरा ये आप सर भी से मेवाड़ी वासियों से सबसे दरख्वास्त है कि आप चाहे इंग्लिश के कितने भी बड़े बड़े स्कूलों में बच्चों को पढ़ाएं, और जैसा सर आप हिमायती हैं कि आप लार्ज स्केल पे इंग्लिश भी सीखनी चाहिए, आपको हिंदी भी सीखनी चाहिए और आपकी मातृभाषा मेवाड़ी भी सीखनी चाहिए। कम से कम आपकी जो जड़ों में आपका जो जुड़ाव है वो ज़रूर हमेशा रहें। और इसी सोच के साथ सर खुद एक इंग्लिश के राइटर हैं जो बड़ी बड़ी किताबें इंग्लिश में लिखते हैं, फिर भी सर का जुड़ाव अपनी मातृभाषा से इतना ही है कि उन्होंने इस किताब को तीसरी बार प्रकाशित करवाया, तीसरा संस्करण प्रकाशित। तीसरा संस्करण है और भी जैसे ज़रूरत पड़ेगी आगे छपते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात बाबूजी ने उस टाइम कहा, जैसे आजकल तो हर आदमी कॉपीराइट कर देता है, मैंने मेरी किताबों में कहीं कॉपीराइट नहीं किया, क्योंकि बाबूजी ने कहा कि आप नॉलेज को कॉपीराइट नहीं कर सकते, ये खुला रहना चाहिए, सब बनो करो सब करो। तो मैंने भी अपनी किताबों में कोई कॉपीराइट नहीं किया है और इसमें भी कोई कॉपीराइट नहीं है। और कोई भी अपने स्तर पर कराना चाहे इसका तो बस ये ध्यान रहे कि कोई भी अपने स्तर पर कुछ भी करें, दो चीज़ों का ध्यान रखें। एक तो बाबूजी हजूर चतुर सिंह जी महाराज को पूर्ण श्रेय दिया जाए, उनके फ़ोटो को, उनकी जो एक व्यक्तित्व है उनको उसी तरह से प्रकाशित किया जाए। ऐसा नहीं कि भाई आप किताब तो आपके नाम से छपवा रहे हो और एक छोटा सा कोने में बाबूजी हजूर का फ़ोटो लगा दिया। ये लोगो हैं बाबूजी का,
लिखा हुआ, ये राम श्री राम करके बाबूजी का खुद का अपना बनाया हुआ एक लोगो है। ये अपने हर पुस्तक पे आपको ऐसा ही लोगो प्रकाशित मिलेगा। तो सर से आज हमने मुलाकात की और आप इसकी जो PDF है या जैसा भी आप प्राप्त करना चाहें तो नीचे नंबर पर संपर्क करें। और बाबूजी के बाकी जो पुस्तकें हैं वो महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन में छपाई गई है। जी। तो वो सिटी पैलेस में जो माणक चौक के पीछे बुक्स वहाँ सब उपलब्ध हैं। हाँ, एक यहाँ पे नानी गली में जो भारत पुस्तक भंडार है, खत्म हो गए हैं। अच्छा, मैं वहीं से लाया था सर। हाँ, 18 प्रकाशित ग्रंथ हैं बाबूजी के। हितैषी पुस्तक भंडार, हाँ, भारत पुस्तक भंडार नानी गली में। तो आप लाएं और पढ़ाएं। ये हमने सर से मुलाकात की। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय मेवाड़।